हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग जेपीएससी के जो जीएस पेपर 2 है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि झारखंड का फॉर्म आ चुका है। झारखंड के फॉर्म को फिल भी किए होंगे, लेकिन झारखंड जीएस को लेके हमेशा मन में डर बना रहता है कि सर पता नहीं इतने सारे आदिवासियों की शासन व्यवस्था, सीएनटी, एसपीटी, तमाम तरीके के कानून योजनाएं किस तरीके से पढ़ेंगे। तो घबराने की बात नहीं है। झारखंड विशेष को बहुत ही आसान बना के आसान तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे। जेपीएससी में सिलेबस जो है पेपर 2 हो या पेपर 1 हो वो काफी सुव्यवस्थित है। अगर आप देखेंगे तो यानी कि आपको पहले से पता होता है किस चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहे हैं। झारखंड विशेष की बात किया जाए तो जेपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि हम किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछेंगे। उसमें एक जो बड़ा चैप्टर होता है जनजातियों की शासन व्यवस्था, जनजातियों की शासन व्यवस्था से जेपीएससी के द्वारा कहा गया है, सिलेबस में बताया गया है कि 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जनजातियों की शासन व्यवस्था से। आने की कुल मिला के ये कहा गया है 16 नंबर आपके यहाँ के ट्राइबल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से देखने को मिलेगा। कितने नंबर? 16 नंबर। अब उसमें से आज हम जो टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज 2 शासन व्यवस्था का हम डिस्कशन करेंगे। एक मुंडा शासन व्यवस्था और एक नागवंशी शासन व्यवस्था। अब बोलोगे गुरुजी मुंडा शासन व्यवस्था से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि झारखंड का पहला शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था को ही माना जाता है और मुंडा शासन व्यवस्था ही कहीं ना कहीं नागवंशियों के बीच ट्रांसफर हुआ है। तो दोनों में काफी सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। कवर करने का मतलब है कि झारखंड जीएस को अगर आप रटना चाहेंगे तो इतना ज्यादा पॉइंट होता है, इतना ज्यादा फैक्चुअल चीजें होता है जो उसे आप रट नहीं सकते हैं। यहां पे समझ विकसित करने का जरूरत है। और ये दोनों शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 4 मार्क्स। एक क्लास से अगर आपको 4 नंबर जेपीएससी में सिक्योर हो रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो दोनों को हम ऐड करते हुए पढ़ेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था। उससे पहले चूंकि ये पहला क्लास है तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि झारखंड का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में आपको शासन व्यवस्था भी देखने को मिलेगा। तो झारखंड का इतिहास उतना वेल अरेंज नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है। तो बोलोगे गुरुजी जब सुव्यवस्थित नहीं है तो आप इसे कैसे पढ़ाएंगे? या जो झारखंड के जानकार हैं, झारखंड के जो इतिहासकार हैं, झारखंड में जिन्होंने एक तरह से कहा जाए रिसर्च किया है, वो कहां से लिखे? तो उन लोगों ने भी जो सहारा लिया, झारखंड के लोक कथा और लोकगीत का सहारा लिया गया है। इतिहास को यहां पे जानने के लिए कई बार आप देखोगे कि कोई लोक कथा क्या होता है। लोक कथा और लोकगीत नॉलेज का वर्बल ट्रांसफर है। मतलब जब इंसान लिखने नहीं जान रहा था, जब इंसान के पास लिपि भी नहीं था, तब भी नॉलेज का वर्बल ट्रांसफर है। तो यहाँ का इतिहास का अधिकतर चीजों की जानकारी आपको लोक कथाओं से मिलेगा, यहाँ के लोकगीत से मिलेगा। और वेल अरेंज्ड आप सोचोगे यहाँ का इतिहास है तो वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हर जगह आपको लोक कथा के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से यहाँ के इतिहास को समझना पड़ेगा। तो यहां हम एक लोकगीत हम भी बता दें, एक लोक कथा हम भी बता दें। जितना भी आप जब झारखंड के इतिहास को पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धू कान्हू मुर्मू के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है, जनजातियों की जो सामाजिक व्यवस्था, जनजातियों की जो धार्मिक व्यवस्था है, वो सिंगबोंगा के आसपास घूमते हुए नजर आएगा। सिंगबोंगा यानी कि जनजातियों में एक आम धारणा है
जितने तरह के ट्राइब दिखेंगे, आम धारणा है कि है ना जो इस संसार का उदय जो हुआ है वो सिंगबोंगा क्रिएटर हैं। सिंगबोंगा के द्वारा इस संसार को बनाया गया। अलग अलग धर्मों में ये मान्यताएं होती है ना। जैसे हिंदू धर्म में होता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मांड को बनाया गया। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है, लेकिन ट्राइबल, आप जब ट्राइबल का रिलीजियस चीजों को देखेंगे, ट्राइबल का जब आप लोक कथा को देखेंगे, यहाँ की स्टोरी को पढ़ेंगे, तो ये क्रिएटर के रूप में सिंगबोंगा को बताया गया है। सिंगबोंगा यानी कि इन लोगों की सबसे बड़े देवता होते हैं। अलग अलग ट्राइब कम्युनिटी में अलग अलग नाम से भले जाना जाता हो, लेकिन मैक्सिमम ट्राइब में ये माना जाता है कि जो क्रिएटर हैं, जो संसार के निर्माता हैं, वो सिंगबोंगा है। सिंगबोंगा के द्वारा इस संसार को बनाया गया। अब बोलेंगे गुरुजी ये किस इतिहासकार ने बताया? ये कोई इतिहासकार नहीं, यहाँ के आपके लोक कहानियों से आपको मिलने देखने को मिलेगा। सिंगबोंगा ये लोक का प्रमुख देवता होते हैं, यानी कि पृथ्वी के निर्माणकर्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइबल कम्युनिटी में झारखंड में ये आम धारणा है कि इस पृथ्वी को जो बनाया गया, पृथ्वी के निर्माणकर्ता हैं वो सिंगबोंगा है ना। सिंगबोंगा के द्वारा ये पृथ्वी को बनाया गया। तो ज्यादा हम लोग स्टोरी पे नहीं चलते हैं और आज के टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक है, सबसे पहला उससे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं। मेरा नाम चेतन सिंह है और मैंने जेपीएससी और बीपीएससी का मेंस और इंटरव्यू भी दिया है। तो मेरा कोशिश रहेगा इस बार पेपर 2 में आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। किस शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। अब मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं, यहाँ पे सिर्फ हम शासन व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ पे मुंडा ट्राइब के कल्चर के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मुंडा विद्रोह के बारे में बात नहीं करेंगे। ये सब हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जेपीएससी के द्वारा जिस तरीका से का सिलेबस दिया गया है, जिस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसी तरीके से हम बताने का कोशिश करेंगे। तो मुंडा ट्राइब जो है ना, मुंडा ट्राइब को झारखंड में सबसे पावरफुल ट्राइब माना जाता है। पावरफुल ट्राइब माना जाता है और थर्ड लार्जेस्ट, अगर 2011 का जनसंख्या रिपोर्ट की बात किया जाए तो उसके हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है। सबसे पावरफुल झारखंड में मुंडाओं को माना जाता है। आप यहां से ये चीज दिमाग में रख लेंगे, है ना। मुंडा जो है ये एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आते हैं और ये अपनी भाषा को होड़ो जागर कहते हैं। रांची पलामू के आसपास आपको मुंडाओं को देखा जाएगा। रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला, ये सब जगह आपको देखने को मुंडा मिल जाएंगे। रांची, है ना, रांची, हजारीबाग, ठीक है, गुमला, ये सब जगह आप मुंडाओं को देख पाएंगे। झारखंड में यहाँ देखने को मिल जाएगा। झारखंड की सबसे बड़ी ट्राइब संथाल है और ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ट्राइब है। अब सवाल उठता है, गुरुजी मुंडा आए कहां से? कहां से मुंडा का झारखंड में प्रवेश हुआ और किस तरह से धीरे धीरे आके यहाँ पे सेटल्ड होते हैं और अपनी ये शासन व्यवस्था को चलाते हैं? आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि झारखंड में पहली बार शासन व्यवस्था स्थापित करने वाला अगर कोई जनजाति था तो वो मुंडा ट्राइब ही था। अब समझिएगा, एक में पेज लेके आपको समझाने का कोशिश करता हूं। मुंडा लोग अपनी भाषा को होड़ जागर कहते हैं। मुंडाओं की भाषा को क्या कहा जाता है? होड़ जागर कहा जाता है। ये रांची, हजारीबाग, पलामू और गुमला में देखने को बेसिकली ये निवास करते हैं। होड़ जागर इनके भाषा को कहा जाता है, जो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुंडाओं का आगमन कहां से हुआ, मैं एक ग्राफ के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूं, पहले आप समझिएगा, है ना।
अगर मैं मुंडा के आगमन को लेके बताऊं, है ना, सबसे बड़ा चीज, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि मुंडा कहाँ से आए, यानी कि मुंडा का जो झारखंड में आगमन हुआ, क्या ये झारखंड के मूल निवासी थे, क्या ये झारखंड में ही रहते थे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को दिख रहा है ना, प्रॉपर बता देंगे। तो मुंडाओं को आगमन को लेके दो धारणाएं प्रचलित है ना। कोई कहता है तिब्बत से आया है, कोई कहता है आजमगढ़ से आया है। तो दो धारणाएं प्रायः प्रचलित है। एक तिब्बत से, कुछ विद्वानों का मानना है कि तिब्बत से आया है। तो आगमन को लेके दो धारणाएं प्रचलित है कि मुंडाओं का आगमन कहा जाता है कि तिब्बत से हुआ है। कहां से हुआ है? तिब्बत से हुआ है। और दूसरी धारणा बताता है कि आजमगढ़ से मुंडा लोग यहां पे आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मुंडा जो है, झारखंड में जो मुंडा आए हैं, मुंडा ट्राइब आए हैं, वो आपके तिब्बत से आए हैं, कुछ आजमगढ़ से आए हैं, है ना। शरत चंद्र राय का, अब ये जो है इस पे ज्यादा हम जोड़ देंगे क्योंकि इस पे बहुत सारे अधिकतर विद्वानों का मत है कि ये मध्य भारत से आए हैं, यानी कि ये आजमगढ़ तरफ से आए हैं। एक हैं शरत चंद्र रॉय। शरत चंद्र रॉय ये झारखंड पे बहुत ज्यादा रिसर्च किए हैं। इनका किताब के बारे में कई बार पूछा गया है। शरत चंद्र रॉय, मुंडा एंड देयर कंट्री, इनकी एक किताब है। किताब का नाम क्या है? मुंडा एंड देयर कंट्री, है ना। मुंडा एंड देयर कंट्री, इनकी एक पुस्तक है, ठीक है। देयर कंट्री किसकी बुक है? बुक के बारे में पूछा जा सकता है कि मुंडा एंड देयर कंट्री किसकी बुक है। तो इस किताब के रचयिता, इस बुक के रचयिता कौन है? तो शरत चंद्र रॉय। तो इस किताब में बताया गया है कि ये मुंडाओं पे रिसर्च किया हुआ सबसे विस्तृत किताब माना जाता है। यहां से मुंडाओं के संबंध में कई जानकारी प्राप्त होता है। जेपीएससी के कई एग्जाम में इस किताब के बारे में पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुंडाओं के आगमन को लेके दो थ्योरी है, एक तिब्बत, एक आजमगढ़। क्योंकि मुंडाओं पे जो विस्तृत अध्ययन किया गया है वो शरत चंद्र रॉय के द्वारा किया गया है, मुंडा एंड देयर कंट्री में। और इस किताब में बताया गया है कि मध्य भारत में आजमगढ़ जो इलाका है, देखना मैं थोड़ा सा इसको समझाने का कोशिश करता हूं। एक मध्य भारत, एक आजमगढ़, है ना। एक दो बॉक्स और बना देते हैं। जो मध्य भारत है, सेंट्रल भारत है, मध्य भारत में, है ना, आजमगढ़ जो जगह है, मध्य भारत में आजमगढ़ जगहों में मुंडा निवास करती थी। कहां पे निवास करती थी? आजमगढ़ में मुंडा निवास करती थी, है ना। अब यहां पे आजमगढ़ में जब आर्य का आगमन होगा, आजमगढ़ में जब आर्यों का आगमन होगा, तो ट्राइब हमेशा क्या है पता है? ट्राइब हमेशा फ्रीडम तरीके से रहना पसंद करेगा। अकेला में, जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करेंगे और ये लोग स्वतंत्रता के बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं। तो आजमगढ़ में मुंडा है। जब ये यहाँ पे आर्य आएंगे, जब आर्यों का इस क्षेत्र में आगमन होगा, तो मुंडा यहां से ट्रांसफर होंगे और रोहतासगढ़ आ जाएंगे। ध्यान देना, रोहतासगढ़ आ जाएंगे मुंडा। ये जगह जो है रोहतासगढ़ है, रोहतासगढ़ है। तो समझना, मुंडा लोग आजमगढ़ में है ना। मुंडा लोग आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ क्यों छोड़ रहे हैं और रोहतासगढ़ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहां आर्यों का आगमन हो रहा है। जब आर्यों का आगमन होगा, है ना, अपने आप को ये लोग आशंकित महसूस करेंगे, तब ये यहां से ट्रांसफर करेंगे, यहां से भागेंगे, यहां से बाहर जाएंगे। अब रोहतासगढ़ में इस समय जब ये आएंगे ना भैया, तो रोहतासगढ़ में खरवार लोग हैं। रोहतासगढ़ में पहले से कौन है?
यहाँ पे पहले से खरवार लोग है, खरवार ट्राइब है। अब यहाँ पे कौन आ गया, मुंडा आ गया, मुंडा आ गया, तो युद्ध होगा खरवार वर्सेस मुंडा, खरवार वर्सेस मुंडा की एक भयंकर युद्ध होगा और इसमें खरवारों की विजय होगी और मुंडाओं का हार होगा, खरवाओं की विजय होगी और मुंडा का हार होगा। और इस समय जो नेतृत्व करता है वो ऋषा मुंडा है। यहाँ पे मुंडाओं का जो नेतृत्व कर रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इस समय जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता वो कौन है, वो है आपके ऋषा मुंडा, ऋषा मुंडा। कहानी को समझना, जैसे ही आजमगढ़ में आर्यों का आगमन हुआ, ये लोग ग्रुप बना के वहां से निकले और उस ग्रुप को जो लीड कर रहे थे वो ऋषा मुंडा कर रहे थे। ये लोग रोहतासगढ़ के पास आएंगे, तो रोहतासगढ़ में पहले से खरवार लोग रह रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप किसी के एरिया में बसने आएंगे तो आपको उससे युद्ध लड़ना पड़ेगा, और जब ये युद्ध लड़ेंगे तो हार होगी। और इस समय जो नेतृत्व कर रहे हैं वो ऋषा मुंडा हैं, ऋषा मुंडा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा, मैं हट जा रहा हूं, आप लोगों को दिखाई पूरा का पूरा पड़ जाएगा, है ना। तो अब ऋषा मुंडा काफी निराश हो गए, तो कहा जाता है इन लोग की लोक कहानियों को भी मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूं। इन लोगों की लोक कहानी में कहा जाता है कि ऋषा मुंडा पेड़ के नीचे सोए थे, सिंहबोंगा दर्शन दिए, सिंहबोंगा सपने में आए, सिंहबोंगा मतलब ये लोग के सर्वोच्च देवता सपने में आए, बोले दक्षिण की ओर जाओ, दक्षिण की ओर जाओ। तो रोहतासगढ़ से जो साउथ का क्षेत्र पड़ेगा वो झारखंड का क्षेत्र पड़ेगा, और ये लोग झारखंड में, है ना, ये लोग प्रवेश करेंगे, ठीक है, झारखंड में प्रवेश करेंगे, पलामू में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो झारखंड में ये लोग का प्रवेश यहां से होगा। तो मुंडा लोग कहां से आए, ये मतभेद है। प्रथम विचार के अनुसार इनका मूल स्थान तिब्बत माना गया है, जबकि दूसरे विचार के अनुसार इनका मूल स्थान आजमगढ़ माना गया है, और दूसरा ही ज्यादा सटीक माना जाता है, दूसरा ही ज्यादा सटीक माना जाता है। माना जाता है कि ये लोग आजमगढ़ से आए हैं, है ना, आजमगढ़ से आए हैं। पलामू के पास, अब देखो आजमगढ़ से जब ये लोग कहाँ आएंगे, मैंने अभी बताया था, आजमगढ़ जब ये लोग, आजमगढ़ में जब आर्य आएंगे तो आजमगढ़ से ये लोग कहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ये लोग आएंगे रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ आएंगे, और रोहतासगढ़ में खरवारों से ये लोग की लड़ाई होगी, है ना, रोहतासगढ़ में ये लोग खरवार से लड़ाई होगा, रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ में खरवार से लड़ाई होगा। फिर ये सपना देखेंगे और फिर ये पलामू में आएंगे। पलामू के बारे में इस समय कहा जाता है कि घना जंगल था, कोई भी नहीं रहता था, डर लगता था, इतनी घना जंगल होता था, है ना। तो रोहतासगढ़ में हार मिलने के बाद ये लोग पलामू की तरफ पलायन करेंगे, और पलामू में ही यहाँ पे इनकी राज्य की स्थापना होगा। पलामू में आने के बाद मुंडा क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी राज्य की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, राज्य की स्थापना। कहाँ पे किया जा रहा है बोलो तो, है ना, है ना, पलामू के पास मुंडा राज्य की स्थापना हो गई, और प्रथम राजा सूतिया पाहन को बनाया गया। अब देखना, इनके पहले जो नेतृत्व करता थे वो ऋषा मुंडा थे, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, ऋषा मुंडा काफी बुजुर्ग हो चुके थे, और जब यहाँ पे आएंगे तो सूतिया पाहन को पहला राजा बनाया जाएगा। तो झारखंड में अभी कोई भी राजवंश नहीं है, कोई भी राजवंश, ऐसा नहीं है कि मुंडा पहली बार आए, मुंडा से पहले यहाँ कई और ट्राइब हैं, लेकिन अभी तक किसी ट्राइब ने राजवंश का स्थापना नहीं किया। इसलिए कहा जाता है झारखंड का पहला राजवंश कौन सा है, झारखंड का पहला राजवंश किसे कहा जाता है, झारखंड का पहला राजवंश किसे कहा जाता है, तो मुंडा के द्वारा, मुंडाओं के द्वारा पहली बार यहाँ पे राज्य की स्थापना किया गया। और इसके पहले राजा जो बने, है ना, मुंडाओं के पहले राजा कौन बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा।
पहला राजा जो बने वो कौन बने, अच्छा यहाँ पे था, पहला राजा जो बने ये सूतिया पाहन, पहला राजा जो हैं ये सूतिया पाहन हैं और सूती आम्बे इनकी पहली राजधानी है। आगे जाके चेंज भी होगा, पहली राजधानी सूतियाम्बे है, याद रखोगे। क्लियर है। सूतियाम्बे रांची के बगल में है सूतियाम्बे। सूतियाम्बे को नागखंड कहा जाता है ना, नागखंड कहा जाता है। इस सबसे पहले राज्य का निर्माण मुंडाओं के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं है कि मुंडा सबसे पहले आए हैं, लेकिन राज्य का निर्माण सबसे पहले झारखंड में इसे कहा गया। तो झारखंड का सबसे पुराना राजवंश, सबसे पहला राजवंश कौन सा हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा। सबसे प्राचीन जनजाति तो असुर है, यहाँ पे असुर है, लेकिन असुर अपने राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो राज्य स्थापना हो गया मुंडाओं की। अब इस राज्य को कैसे चला रहा है, इसी को तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोला जाएगा ना। इस राज्य को किस तरीके से चलाया जा रहा है वो देखेंगे। तो मुंडा द्वारा सबसे पहले राज्य का निर्माण किया गया। राज्य का निर्माण कहां किया गया जनाब, तो ये स्टार्टिंग में पलामू में किया गया। पलामू में राज्य का निर्माण किया गया, पलामू में राज्य निर्माण। और सूतिया पाहन राजा बने, सूतिया पाहन राजा बने। जब यहाँ पे आए तो ये जमीन पूरा जंगल था, जंगलों को काट के इन लोगों ने खेत बनाया, कई खेत बनाया। धीरे धीरे इन लोग का जनसंख्या बढ़ा, और जनसंख्या जब बढ़ा तो कई गांव बनने लगा, है ना, कई गांव बनने लगा। तो बाद में ये लोग का राज्य जो है 7 गढ़ और 12 परगना में बट गया। तो मुंडा राज्य में 7 गढ़ है और 21 परगना देखने को मिलेगा। जैसे हमारे भारत संघ में अभी राज्य और यूनियन टेरिटरी देखने को मिलता है ना, तो इनका 7 गढ़ और 21 परगना आपको देखने को मिलेगा। 7 गढ़ 21 परगना। सोचो, एक बाहर से आया हुआ ट्राइब का ग्रुप यहाँ पे राज्य स्थापित करेगा, और झारखंड जैसे जगह में 7 गढ़ मतलब 7 बड़े बड़े इलाके में इसका शासन होगा, 21 परगनाएं होंगे। कितना विस्तारित शासन व्यवस्था होगा इसका, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 7 गढ़ कौन कौन सा है, 7 गढ़ देखो, लोहागढ़ है। लोहागढ़ को ही आज के टाइम में लोहरदग्गा कहा जाता है। हजारीगढ़ हजारीबाग, पालूनगढ़ पलामू, मानगढ़ मानभूम, केसलगढ़ और सरगुजागढ़ सरगुजा। मतलब ये झारखंड के जो बड़े बड़े अभी शहर देख रहे हैं ना, इस शहर में पहली बार अगर किसी ने शासन व्यवस्था स्थापित किया तो ये मुंडा जनजातियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये 7 जो आपके गढ़ हैं, है ना, आप मानगढ़ मतलब मानभूम का क्षेत्र है, तो ये जगह पर किया गया। और इनके कितने परगना हैं, अभी मैंने बताया 21 परगना, देख सकते हो ये 21 परगना का नाम है। ये आप लोग माइंड में रख सकते हैं। पेड क्लास के बाद जो नोट्स मिलेगा उस नोट्स में ये पूरा डिटेल में दिया रहेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, है ना। 21 गढ़ के बारे परगना के बारे में आज तक सवाल नहीं पूछा गया है। गढ़ से पूछ लिया जाता है कि मुंडाओं के कितने गढ़ थे। तो 7 गढ़ और 7 × 3 21 परगना। क्लियर है। 7 गढ़ और 21 परगना है, आप ये चीजों को देख सकते हैं। तो अब एक चीज होता है कि मुंडाओं का जब प्रवेश हुआ झारखंड में, मुंडाओं का जब प्रवेश होगा, स्टार्टिंग में मुंडा जब पलामू में प्रवेश करते हैं, थोड़ा समझना, मुंडा का प्रवेश होगा, कहां पे प्रवेश होगा झारखंड में, तो ये आपका पलामू में प्रवेश होगा। मुंडाओं का जब पलामू में प्रवेश होता है, यहां पे जब मुंडा आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगा, आया होगा और ये लोग राज्य बना लिया होगा, नहीं। सबसे पहले समस्या होगा ये लोगों की, खाएंगे कहाँ, रहना कहाँ। इंसान सबसे पहले अपना भोजन का व्यवस्था करता, कोई भी करता है। पहले भोजन बना होगा, रहने का घर बना होगा, परिवार बना होगा, कई गांव बसे होंगे, एक लंबी प्रक्रिया गुजरा होगा। कई गांव बसने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तब महसूस हुआ होगा कि एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए।
तो मुंडा जब आए यहाँ पे तो वो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले भोजन चाहिए और भोजन के लिए वो लोग कृषि करेंगे। ऐसा नहीं है कि आए और शासन व्यवस्था स्थापित कर लिए। तो जब यहाँ पे ये आएंगे भोजन के लिए एग्रीकल्चर करेंगे तो मुंडाओं के द्वारा क्या किया जाएगा? जंगलों को काटकर खेत बनाया जाएगा। तो मुंडाओं के द्वारा बनाया गया खेत को ही आगे आप पढ़ोगे सीएनटी एसपीटी में खुटखट्टी खेत कहा जाता है। खुटकट्टी खेत क्या होता है? जब मुंडा पलामू के क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पे घना जंगल रहता है और इस जंगलों को काट काट के जो खेत बनाया गया, किसके द्वारा? मुंडा ट्राइब के द्वारा, उसे खुटकट्टी खेत कहा गया। जाहिर सी बात है जंगलों के काट को गांव भी बनाया गया होगा, तो जब इनके द्वारा गांव को बसाया गया तो इसे खुटखुट्टी गांव कहा गया। खुटखुट्टी गांव कहा गया। तो जब गांव बसा होगा, जब एग्रीकल्चर ये लोग करना शुरू किया होगा, तभी ये लोग की प्रशासनिक व्यवस्था बना होगा और बोला गया जितने भी गांव होंगे, खुटखुट्टी गांव होंगे, हर एक गांव में एक पंचायत होगा। क्या कहा गया है ना? इनकी प्राइमरी लेवल पे जो व्यवस्था है, सबसे लोअर लेवल पे है, वो क्या है जनाब? वो है गांव। ठीक है, गांव प्राइमरी लेवल की व्यवस्था है और गांव में क्या होगा? एक पंचायत होगा। गांव में क्या होगा? एक पंचायत होगा और इस पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाएगा? इस पंचायत के हेड को मुंडा कहा जाएगा। मुंडा कहा जाएगा, याद रखोगे। तो सबसे प्राइमरी लेवल का जो शासन व्यवस्था है, नीचे जैसे अभी भी होता है ना हमारा, ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है, तो ये मुंडाओं को कहा गया। और कई गांव पंचायत को मिला दो, कई गांव पंचायत को मिला दो तो ये लोग का एक पट्टी बनता था, है ना? गांव को मिला दो तो दूसरा नंबर की जो व्यवस्था होगा वो कई गांव इसमें होंगे। कई गांव को मिला दो तो ये क्या कहा जाएगा? कई गांवों को मिला दो तो इस व्यवस्था को पट्टी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पट्टी, है ना? पट्टी। ठीक है, और इस पट्टी के हेड जो होंगे उसको कहा जाता है मानकी। क्या कहा जाता है? मानकी, है ना? ये सेकेंडरी लेवल का हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और सबसे अपर लेवल का होगा। कई पट्टी को मिला दिया जाए, कई गांव को मिलाए तो पट्टी बना, कई पट्टी को मिला दो तो क्या बनेगा? कई पट्टी को मिला दो तो ये पढ़ा बनेगा। क्या? ही पट्टी को मिला दो तो ये पढ़ा बनेगा, है ना? पढ़ा, और यहाँ के प्रमुख पढ़ा राजा होंगे। पढ़ा राजा यहाँ के प्रमुख होंगे। तो 3 टियर पंचायती सिस्टम है, 3 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। सबसे लोअर लेवल पे जो है वो उसको हम लोग पंचायत बोलते हैं। सबसे लोअर लेवल पर पंचायत है और सबसे हायर लेवल पर पढ़ा है। सबसे लोअर लेवल पर पंचायत है, सबसे हायर लेवल पर पढ़ा है। यही शासन व्यवस्था का मेन थीम है। यहीं से आपको सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो मुंडाओं के द्वारा जो खेत को बसाया गया उस खेत को क्या कहा गया? मुंडाओं के द्वारा जो खेत को बसाया गया उस खेत को क्या कहा गया? जल्दी से बताओगे। खुटकट्टी खेत कहा गया। गांव को क्या कहा गया? खुटकट्टी गांव कहा गया। प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था, पंचायत के हेड को मुखिया कहा गया और कई ग्राम पंचायत को मिला के एक पट्टी बना, उस पट्टी के हेड को मानकी कहा गया और कई पट्टी मिला के एक पढ़ा बना, उस पढ़ा के हेड को पढ़ा राजा कहा गया। सबसे ऊपर पढ़ा राजा, सबसे नीचे मुंडा। क्लियर है ना? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखो ये पढ़ा राजा के 5 सहायक थे। अब पढ़ा राजा मतलब जितना भी मुंडाओं की शासन व्यवस्था उसको देख सकता है। तो पढ़ा राजा के 5 सहायक थे। अब ध्यान देना यहाँ पे, पढ़ा राजा को जो चयन होगा ना ये डेमोक्रेटिक वे से होगा। पढ़ा राजा का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। तो ये भी कह सकते हैं झारखंड का पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भी ये था, है ना? पहला लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
चूंकि ये कोई वंशानुगत नहीं बनता था, राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन से बन रहा है। अब पढ़ा राजा तो बहुत बड़ा पोस्ट हो गया, पढ़ा राजा अकेले सारे काम को नहीं कर पाएगा, तो पढ़ा राजा के सहायता के लिए 5 लोग होंगे, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल। दीवान कौन है? दीवान जो है, दीवान कौन है भाई? तो पढ़ा राजा के चीफ एडवाइजर को दीवान कहा जाता है। ठाकुर कौन है? पढ़ा राजा के असिस्टेंट को ठाकुर कहा जाता है। पांडे कौन है? तो पढ़ा राजा के सेक्रेटरी को पांडे कहा जाता है। कर्ता कौन है? तो पढ़ा राजा के एडवोकेट को कर्ता कहा जाता है। लाल कौन है? पढ़ा राजा के मैसेंजर, जो उसके आदेश को प्रसारित करता है, इसे लाल कहा जाता है। तो ये सारे पोस्ट जो है ना, ये वंशानुगत हैं, ये सारे पोस्ट वंशानुगत हैं, है ना। ये सारे पोस्ट जो है, दीवान का बेटा ही दीवान होगा, वंशानुगत हैं। लेकिन जो पढ़ा राजा बनेगा वो डेमोक्रेटिक तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? डेमोक्रेटिक तरीके से बनेगा, है ना। उस ऊपर से ये लोगों में एक धार्मिक प्रधान भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये लोगों में धार्मिक प्रधान भी देखने को मिलेगा। तो धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, ठीक है। अब ये लोगों का जो कल्चर है उसको हम लोग यहाँ पे अभी ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि कल्चर देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कल्चर को हमें नहीं देखना है ना, कई चीजों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। पाहन को जो लगान मुक्त भूमि दिया जाता है, पाहन को, पुजारी को भूमि दिया जाता था, उसे, उस भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। सरना स्थल भी होता है, सरना स्थल मतलब पूजा स्थल होता है। हालांकि ये सब जब कल्चर पढ़ेंगे तो वहां फिर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो ग्राम देवता का निवास स्थान को सरना स्थल कहा जाता है। अखाड़ा स्थल जहां पंचायतों की बैठक होता है। शासन 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 स्थल मुंडा की कब्रगाह को कहा जाता है। ये तो जब ये लोग का धार्मिक रिचुअल्स चीजों को देखेंगे तो वहां भी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वहां भी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा मुंडा शासन व्यवस्था में जो बेसिकली आपको दिमाग में रखना है कि इनका शासन व्यवस्था कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरीके से इनकी शासन व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये आपको मेन जानना जरूरी है। ये आप देखोगे, ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है ये बहुत जरूरी है। कितने स्तर की पंचायत शासन व्यवस्था है इन लोग का? 3 टियर का है, 3 स्तर का है। क्लियर है? अब यही शासन व्यवस्था लगभग लगभग आपको नागवंशियों में देखने को मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। तो प्रसिद्ध जनजाति मामलों के इतिहासकार हैं सुरेश सिंह, है ना, सुरेश सिंह हैं जनजातीय मामलों के इतिहासकार, है ना, जनजातीय मामलों के इतिहासकार हैं सुरेश सिंह। जनजाति मामले के इतिहासकार हैं जिनका नाम है सुरेश सिंह। और सुरेश सिंह के द्वारा कहा गया है कि प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था। प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था झारखंड का पूछा जाए तो ये कौन सा है? तो ये बोलोगे ये शासन व्यवस्था है जनाब, मुंडा शासन व्यवस्था। देख सकते हैं पूरा, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ये याद रखोगे। ये लोग की जो सत्ता होता था ये पितृसत्तात्मक सत्ता होता था, पितृसत्तात्मक सत्ता होता था। अब बोलोगे गुरुजी मुंडाओं में कई राजा हुआ, आपने तो एक ही बताया जी। बिल्कुल सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है ना। कई नागवंशियों का जैसे कई 100 साल तक शासन व्यवस्था चलेगा, तो सभी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको इनको फोकस करना इनकी शासन व्यवस्था। अब ध्यान देना, इस तरह से ये इनका स्थल हो गया। और भी पदाधिकारी होते थे, घटवार, घटवाल, बारकतंज, पनभरा, कई अधिकारी आपको देखने को मिलेगा। अब यही जो शासन व्यवस्था है, समझना, मुंडा शासन व्यवस्था से हम नागवंशी शासन व्यवस्था में जा रहे हैं, तो एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक चीज को
समझना बहुत जरूरी है। अभी झट से हम इस चैप्टर से दूसरे चैप्टर में इन कर जाएंगे। तो समझना, ये हो गया आपका मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था। यहां से हम इंटर करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था में, यहां से हम इंटर करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था में, नागवंशी शासन व्यवस्था में। अब ये नागवंशी शासन व्यवस्था कैसे होता है जनाब? नागवंशी शासन व्यवस्था क्या होता है, कैसे होता है, ये समझेंगे। तो देखो, मुंडा का अंतिम शासक जो थे, कई राजा बने, तो मुंडा का अंतिम शासक का नाम था मदरा मुंडा, है ना। मुंडा राजवंश का अंतिम शासक, मुंडा राजवंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? अंतिम शासक का क्या नाम था? तो बोलोगे अंतिम शासक का नाम था मदरा मुंडा, है ना। मदरा मुंडा अंतिम शासक का नाम था। अंतिम शासक कौन है? मदरा मुंडा, है ना। ऋषा मुंडा ने सूतिया पाहन को बजाया, है ना, सूतिया पाहन को बनाया। उसके बाद कई राजा बनते गए और अंतिम राजा मदरा मुंडा होंगे, मदरा मुंडा होंगे। अब समझना, ये मदरा मुंडा से नागवंशी शासन व्यवस्था कैसे बनता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो ऊपर में आपको क्या मिलेगा? सूतिया पाहन राजा बने, सूतिया पाहन राजा बने। ऋषा मुंडा को, है ना, ऋषा मुंडा को झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय जाता है, राज्य निर्माण का श्रेय ऋषा मुंडा को जाता है। सूतिया पाहन राजा बने। तो आगे आप देखे होंगे ऋषा मुंडा और सूतिया पाहन देखे होंगे। तो ऋषा मुंडा ने किसको बनाया? मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं, ऋषा मुंडा आए थे और ऋषा मुंडा ने किसको बनाया? सूतिया पाहन को बनाया। सूतिया पाहन ये पहले राजा बने, पहला राजा बने। तो सूतिया पाहन पहला राजा माने जाते हैं और शासन व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय ऋषा मुंडा को जाता है। कई राजा बने और अंत में जाके, सबसे अंत में ये मदरा मुंडा बनेंगे, अंत में मदरा मुंडा बनेंगे। तो यहां से ही नागवंशी आ जाएगा। नागवंशी कोई लड़ाई करके आया, कोई युद्ध करके आया, नहीं आया। दोस्तों, तो डॉक्टर ए बी बनर्जी का एक पुस्तक है, किसका पुस्तक है? डॉक्टर ए बी बनर्जी, एक पुस्तक है जिसका नाम है डॉक्टर ए बी बनर्जी की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है ना, पुस्तक का नाम बताएंगे आप सभी लोग। पुस्तक का नाम है असुर इंडिया, असुर इंडिया। ये पुस्तक है डॉक्टर ए बी बनर्जी का, डॉक्टर ए बी बनर्जी का पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है असुर इंडिया। ठीक है, असुर इंडिया, है ना। तो इस पुस्तक में कई कहानियों को लेके बताया गया। कहानी सुन लो, मैंने पहले ही बोला कि झारखंड का इतिहास जो है वो लोक कथा और लोक कहानियों पर आधारित है। तो असुर इंडिया में जो कहानियों को लेके बताया गया है कि भीम ने जरासंध की हत्या कर दिया और असुर कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, देखे होंगे, है ना। महाभारत के बाद नागों ने परीक्षित को मार दिया। नागों ने किसको मार दिया? परीक्षित को मार दिया। और परीक्षित का पुत्र जन्मजय ने प्रतिशोध यज्ञ किया। ये कहानी थोड़ा सा हम अटैच करते हैं महाभारत से। ये नागवंशी कैसे आ रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा महाभारत में जाते हैं, कहानियों का सहारा लेते हैं। तो महाभारत में आप देखे होंगे नागों ने परीक्षित को मार दिया और परीक्षित का पुत्र था जन्मजय। जन्मजय वो प्रतिशोध, वो बदला लेने के लिए कि भाई आप मेरे पिताजी को मारे तो हम यज्ञ करेंगे और ऐसा यज्ञ करेंगे जिसमें सारा नाग जाति का ही विनाश हो जाए। सारा नाग जाति का विनाश के लिए महाभारत में यज्ञ का प्रमाण मिलता है। लेकिन जब ये यज्ञ किया गया तो सारा नाग मरने लगे। उसी में एक नाग पुंडरीक नाग नाम था, महाभारत में वर्णन मिलेगा पुंडरीक नाग, पुंडरीक नाग। ठीक है, वेश बदल के यहां से भाग गई, बनारस आ गई, है ना, बनारस आ गए और यहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे। और पुंडरीक नाग का विवाह एक ब्राह्मण कन्या, है ना, ब्राह्मण कन्या पार्वती से हुआ। ध्यान देना, कहानी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद विवाह जब होगा
तो ये लोग तीर्थ पे निकलेंगे, और जब तीर्थ पे निकलेंगे तो इस समय पार्वती गर्भवती रहती हैं। तीर्थ पे निकलते हैं और इस समय क्या होता है, तीर्थ पे जब निकलते हैं तो ये कौन होते हैं, पार्वती जो हैं ये गर्भवती होती हैं। गर्भवती होती हैं तो यहीं पे सुतियांबे तालाब है, जहाँ पे ये लोगों की राजधानी हुआ करता था, वहां पे सुतियांबे तालाब है। सुतियांबे तालाब के पास प्रसव पीड़ा उठता है पार्वती को, और पार्वती एक पुत्र को जन्म देती है। लेकिन पुत्र के जन्म के साथ प्रसव पीड़ा के कारण पार्वती का मृत्यु हो जाता है, और पार्वती के मृत्यु होने के बाद पुंडरीक नाग भी वियोग में अपना प्राण त्याग देते हैं। दोनों मर गए। यहाँ पे तालाब के पास कुछ सेना लोग उधर से गुजर रहा था, ये लोगों ने देखा कि एक बच्चा, सुंदर सा बच्चा रो रहा है, सुंदर सा बच्चा रो रहा है, और वो बच्चा को क्या करेगा, राजा को सूचना दिया जाएगा। बच्चा अकेला रो रहा है, सुतियांबे के तत्कालीन राजा हैं मदरा मुंडा, इनको सूचना दिया गया कि यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है, यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है। ठीक है, मदरा मुंडा को ये सूचना मिला कि यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है। बच्चा देखने में काफी अच्छा था, सुंदर था, है ना। बच्चा रो रहा है तो बच्चा को उठा के ले आएगा, और मदरा मुंडा बोलेगा आज से ये बच्चा मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। ठीक है, और पुत्र मान लेगा उस राजा को, और याद रखोगे उसका नाम दिया जाएगा फनी मुकुट राय। क्या नाम दिया जाएगा, इस बच्चा का नाम दिया जाएगा, नामांकन किया जाएगा, और ये नामांकन जो है इसका रहेगा फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय एक्चुअली में किसका बच्चा है, फनी मुकुट राय एक्चुअली में पुंडरीक नाग और पार्वती का बच्चा है। पुंडरीक नाग क्या है, नागवंशी है। तो जब मदरा मुंडा की मृत्यु होगी तो फनी मुकुट राय राजा बनेंगे, तो ऐसे ही तो बिना युद्ध किए नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापना हो गया ना। बताओ, नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापना हो गया ना, है ना। बिना युद्ध किए नागवंशी शासन व्यवस्था फनी मुकुट राय के द्वारा स्थापित कर दिया गया ना, और राजधानी भी सुतियांबे ही रखा गया। दीवान भवराय पांडे थे, सुतियांबे में सूर्य मंदिर बनाया जाएगा। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का जो संस्थापक है, नागवंशी शासन व्यवस्था का जो संस्थापक है ये कौन है, संस्थापक कौन है, तो ये फनी मुकुट राय हैं। फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंशी शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया। ये कैसे जुड़ा पता है ना, मदरा मुंडा के बाद डायरेक्ट फनी मुकुट राय। क्लियर है। प्रथम शताब्दी में मुंडा राज व्यवस्था जो था यही नागवंशियों को ट्रांसफर हो गया, और झारखंड में दूसरा राजवंश की स्थापना हो गया। कोई युद्ध नहीं लड़ा गया है, मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था था ना वही नागवंशियों को ट्रांसफर हो गया, वही शासन व्यवस्था नागवंशियों के पास चला गया, और ये दूसरा राजवंश था। और इसके राजा कौन बनेंगे, तो डॉक्टर एपी बनर्जी की पुस्तक है असुर इंडिया में लिखा गया है कि नाग असुरों की शाखा है, नाग जो है वो असुरों की शाखा है। सुतियांबे के तत्कालीन राजा मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय का पालन पोषण किया। फनी मुकुट राय का कहानी अभी मैंने बताया। फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी माना जाता है, और 83 ईस्वी 19 वर्ष की उम्र में राजभिषेक किया गया। चूंकि फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग जो नागवंश से थे उनके पुत्र थे, इसलिए यहां से जो कालखंड है, यहां से जो टाइम पीरियड है वो नागवंशियों का टाइम पीरियड इतिहास में माना जाता है, माना जाता है, याद रखोगे। लेकिन नागवंशी राजा, नागवंशी जो शासन व्यवस्था आया वो मुंडाओं का शासन व्यवस्था, मुंडाओं के जगह पर नागवंशी शासन व्यवस्था आ गया। लेकिन वो जो हमने पढ़ा ये लोग का शासन व्यवस्था कैसा था, तो मुंडा इक्वल टू नागवंशी, मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था था, यानी कि पढ़ा व्यवस्था को खत्म नहीं किए, वैसे ही गांव लेवल पर गांव ग्राम पंचायत होता था, उसका हेड मुंडा होते थे, फिर आपके है ना खूंटी होता था, फिर आपका पढ़ा राजा होता था।
तो जैसा शासन व्यवस्था मुंडाओं का था वैसा ही नागवंशियों का शासन व्यवस्था रहा, कोई बहुत ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो जो आपने यहां पे पढ़ा, जो आपको हमने यहां पे बताया, इस जगह पे देखेंगे आप, यहां पे मैंने जो बताया, ये जो है ना पंचायत पट्टी पढ़ा, ऐसा ही शासन व्यवस्था नागवंशियों का रहेगा, क्योंकि इनका ही शासन व्यवस्था पूरी तरीके से हस्तांतरित हुआ है, पूरी तरीके से वहां पे गया है। ठीक है, पूरी तरीके से गया है, याद रखेंगे। अब बोलोगे कि नागवंशी कई समय तक रहेंगे, है ना? तो नागवंशियों की शासन व्यवस्था है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और टैक्सेशन सिस्टम जो है वो मुंडाओं की तरह ही चल रहा था। जैसे दीवान, ठाकुर, पंडा, कर्त्या, लाल, ये सब चल रहा था। बाद में अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज यहाँ पे क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो ये देखो, थोड़ा सा हम इतिहास पे जाते हैं। प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप जो किया गया, प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी तक नागवंशियों की शासन व्यवस्था जैसे चल रही थी वैसे चलते रहा, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन 1585 ईस्वी में प्रथम बार इधर झारखंड के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हस्तक्षेप हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ। जब मुगलों का आक्रमण हुआ, इस समय राजा थे मधुकरण शाह। कौन राजा थे? मधुकरण शाह पर मुगलों का आक्रमण हुआ और इसमें मधुकरण शाह की हार होती है। कब? बहुत दिनों के बाद। सोचिए, राज्य की स्थापना कब हो गया है? 83 ईस्वी में ही हो गया है, और जाके 1585 ईस्वी में पहली बार, है ना, पहली बार मधुकरण शाह के टाइम में, है ना, मधुकरण शाह के टाइम में मुगलों का आक्रमण हुआ। अकबर के सेनापति शहबाज खान ने आक्रमण किया था। अकबर का सेनापति शहबाज खान, शहबाज खान का आक्रमण हुआ था। और शहबाज मतलब पहली बार इफेक्टिव आक्रमण जो था वो अकबर के टाइम पीरियड में झारखंड में देखने को मिलेगा। इसमें मधुकरण शाह की हार हुई और यहां से शुरू हुआ नजराना लेने, मतलब टैक्सेस दो मुगल को, टैक्सेस दो। लेकिन ये लोग टैक्स नहीं दे सकता था। क्यों नहीं दे सकता था? क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में और नागवंशी शासन व्यवस्था में जनता से टैक्स लेने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो जब जनता से टैक्स नहीं लेगा तो कहां से टैक्स दे पाएगा? ये कहानी जब आगे बढ़ेगा तो मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगा और ये धीरे धीरे नियमित रूप में लेने लगा। ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ के जो नागवंशी राजा है ना, वो मुगलों को मालगुजारी टैक्स दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये लोग जनता से टैक्स लेते ही नहीं है। तो जब रेगुलर टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा? 1616 में टैक्स नहीं देने के कारण छोटा नागपुर खास के जो नागवंशी राजा थे दुर्जन साल को गिरफ्तार करके ले गया और ग्वालियर में कैद कर दिया गया। कब? 1616 में। 1616 में दुर्जन साल को ले गया और ग्वालियर में कैद कर दिया गया, 12 साल तक रखा गया। किसके आदेश से ये हुआ था? इस समय जहांगीर के आदेश से ये सारा चीज हो रहा है। जहांगीर के आदेश से दुर्जन साल को ले गया। दुर्जन साल के बारे में कहा जाता है ये हीरे के बहुत बड़े पारखी थे और जहांगीर को हीरे का बहुत ज्यादा शौक था। तो जहांगीर को किसी ने कहा कि जो इसको आप कैद रखे हैं वो हीरे आंख बंद कर दीजिए, फिर भी हीरे का पहचान कर सकता है। और ये काम दुर्जन साल ने करके दिखाए थे। तो जहांगीर खुश होकर दुर्जन साल को छोड़ दिए थे, है ना, दुर्जन साल को छोड़ दिए थे। बोले थे 6000 सालाना कर देना पड़ेगा। 6000 सालाना कर की शर्त पर, सालाना कर की शर्त पर इसको छोड़ा गया। याद रखोगे, इनको छोड़ा गया, 6000 सालाना कर पे छोड़ा गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे ये लोग टैक्सेस को बढ़ाते गए, मुगल टैक्सेस को बढ़ाते गए। 1632 में कर को बढ़ाकर 13,600 कर दिया गया, 1,36,000 कर दिया गया।
1936 में इसको और बढ़ा दिया गया। तो मुगल टैक्सेस को बढ़ाते जा रहा था, लेकिन यहाँ के राजाओं के पास टैक्सेस लेता ही नहीं था, है ना। मुंडाओं में टैक्स लेने की व्यवस्था ही नहीं था, और मुंडा शासन व्यवस्था ही नागवंशियों को ट्रांसफर होता है, तो ये लोग टैक्स लेंगे ही नहीं। लेकिन जब इतना टैक्स बढ़ते जाएगा तो जनता से टैक्स लेना पड़ेगा, और पहली बार टैक्स सिस्टम को लाया गया। मुगलों के दबाव में आकर राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बदलनी पड़ी और नया टैक्सेशन सिस्टम लाया। इसे पंचाबाही या हाकिमी, दो टाइप का टैक्स सिस्टम लाया गया। पंचाबाही या हाकिमी, दो प्रकार का टैक्स सिस्टम लाया गया। ठीक है, मतलब राजा को प्रथा तोड़ना पड़ा। 2000 वर्षों तक शासन किए ये लोग, नागवंशी मुंडा लोग, कोई टैक्स नहीं लेते थे। पहली बार टैक्सेशन सिस्टम को लाया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है और टैक्स वसूला जाता है, नागवंशियों को दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा, और ये चलते रहा। सॉरी, मुगलों को टैक्स दिया जाएगा। नागवंशी में पढ़ा प्रमुख जो थे मानकी, मानकी को भूय्यर कहा गया और मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया गया। मानकी ही टैक्सेस को कलेक्ट करते, ये अधिकार दिया गया। अब क्या होगा, 1765, थोड़ा सा मैं मॉडर्न, चूंकि नागवंशी एकदम लास्ट तक चलते रहेंगे तो इसे जोड़ना जरूरी है। 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिली। कब मिला, किससे मिला? इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद के संधि के बाद जब अंग्रेजों को दीवानी मिला, है ना, तो ये जो क्षेत्र था, मुंडाओं का जो क्षेत्र था, वो पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया, और अब यहां से टैक्स वसूलने का अधिकार मुगलों से अंग्रेजों को मिल गया, है ना, अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है, और यहां से अब अंग्रेज लोग, कैप्टन जेकब को रखा गया टैक्स वसूलने के लिए। लेकिन इस क्षेत्र से नियमित टैक्स मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ के जनता को कर देने का आदत था ही नहीं, है ना। 1775 में छोटा नागपुर के लिए एसजी हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर बनाया गया। प्रथम सिविल कलेक्टर 1775 में छोटा नागपुर क्षेत्र में बनाया गया। एसजी हिटली को क्यों बनाया गया? टैक्सेस को वसूलने के लिए, है ना, टैक्सेस को वसूलने के लिए पहली बार यहां पे बनाया गया। याद रखोगे, 1780 में रामगढ़ हिल ट्रैक के लिए रामगढ़ रेगुलेशंस एक्ट लाया गया। ठीक है, कई प्रयास किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा कि भाई ये इस एरिया से हम टैक्स ले पाए, टैक्स ले पाए। 1780 में रामगढ़ रेगुलेशंस जिला एक्ट के तहत रामगढ़, चतरा और छोटा नागपुर को मिलाकर एक नियमित जिला बना दिया गया, और इसका प्राधिकारी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का हेड चैंपमैन को दिया गया। तो ये अंग्रेज आ रहे हैं, इतिहास में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कई चीजें यहाँ पे चेंजेस भी कर रहे हैं, है ना। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, परमानेंट सेटलमेंट जब लागू किया गया, ठीक है, तो राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा बढ़ेगा, और यहाँ पे भयंकर परिवर्तन देखने को मिलेगा। राजा महाराजा अंग्रेजों के कर वसूलने के माध्यम बन गए। नागवंशी राजा लोग, है ना, कॉर्नवालिस के अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद ये लोग उनके अंदर काम करना शुरू कर दिए। जो यहाँ की पारंपरिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो लगभग डिस्ट्रॉय हो गया, लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। तो नागवंशी राज्य का स्थापना किसने किया? फनी मुकुट राय ने किया। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। राजधानी सुतियाम्बे के द्वारा बनाया गया था, वहां पे एक सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, अब देखो ये लोग अलग अलग रहे, है ना, अलग अलग राजा रहे कई टाइम पीरियड में, जहां से नागवंशी के कुछ राजा के बारे में पूछा जाएगा। फनी मुकुट राय, है ना, मदन राय। मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं, पहला राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय पहला राजा नागवंशी के, पहला राजा है। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय आएंगे, मदन राय आएंगे, फिर प्रताप राय आएंगे। मुकुट राय आएंगे, ये नाम याद नहीं रखना है। मुकुट राय आएंगे, फिर मदन राय आएंगे, मदन राय आएंगे, फिर प्रताप राय आएंगे, प्रताप राय आएंगे।
प्रताप राय के बारे में दिमाग में रखना है। क्यों रखना है? इसके बारे में रखना है। ये प्रथम राजा थे, आदि पुरुष इनको कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है इनको। अब प्रताप राय के बारे में क्यों दिमाग में रखना है? प्रताप राय समुद्रगुप्त के मित्र माने जाते थे, है ना। समुद्रगुप्त है ना, इनको समुद्रगुप्त भी कहा जाता है ना। राजधानी सुतियाम्बे से इन्होंने चूटिया बनाया था। अब देखोगे प्रताप राय ही थे जो राजधानी को चेंज करेंगे, सुतियाम्बे से चूटिया राजधानी बना देंगे, कैपिटल को भी चेंज किए, है ना। पाहियान ने समुद्रगुप्त की विजय की चर्चा की तो झारखंड का चर्चा किए थे और प्रताप राय की चर्चा किए थे। प्रताप राय के बाद कई राजा बनते हैं जो राजधानी को परिवर्तन करते हैं। फनी मुकुट राय सुतियाम्बे से चूटिया, प्रताप राय भीमकर्ण खुसरा बना दिए, दुर्जन शाह डोईसा बना दिए, आदुनाथ शाह पालकोट बना दिए, प्रताप उदयनाथ शाहदेव रतुगढ़ बना दिए, है ना। कई इसमें नाम आएंगे। आप देखोगे भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था, है ना। भीमकर्ण क्या था? भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक थे और भीम सागर बांध का निर्माण करवाए थे। तो ये कई शासक आपको देखने को मिलेगा। जब हम इतिहास में जाएंगे तो ये सारा इतिहास में आप पढ़ने को मिल जाएगा। तो हमने दो टॉपिक को कनेक्ट करके बताने का कोशिश की है, मुंडा और नागवंशी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम उरांव की शासन व्यवस्था, जिसे बोलते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, उसको देखेंगे, उसको करेंगे। तो कैसा लगा क्लास आप सभी जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सभी।